नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी के 6 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों का पूरा निचोड़ देखेंगे। महादेवी की भक्तिन के संघर्ष से लेकर अंबेडकर के आदर्श समाज तक हम हर पाठ का सटीक सारांश, समरी और वे 3 गोल्डन सवाल जानेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पक्का आते हैं। चलिए अपनी तैयारी को 100% पक्का करते हैं। 1. भक्तिन महादेवी वर्मा। सारांश। यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जिसमें लेखिका की सेविका भक्तिन के संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन है। कम उम्र में विधवा होने के बाद समाज और जेठ जेठौतों के अन्याय के खिलाफ उसने अकेले अपनी बेटियों को पाला। अंत में वो शहर आकर लेखिका की सेवा में लग गई। वो स्वभाव से स्वामी भक्त, तर्कशील और थोड़ी जिद्दी है। वो लेखिका को अपनी देहाती जीवनशैली में ढाल लेती है, लेकिन खुद नहीं बदलती। ये पाठ स्त्री संघर्ष और एक अनूठे मानवीय रिश्ते की कहानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? 2. भक्तिन के विधवा होने के बाद उसके संघर्षों और पंचायत के गलत फैसले का वर्णन कीजिए। 3. भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी सारांश में मिलेंगे, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। 2. बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार। सारांश। लेखक बताते हैं कि बाजार एक जादू है जो आंखों के रास्ते मन पर असर करता है। जिसका मन खाली होता है वो फालतू चीजें खरीदकर बाजारूपन बढ़ाता है। इससे समाज में छल कपट बढ़ता है। लेखक भगत जी का उदाहरण देते हैं जो केवल उतना ही जीरा नमक खरीदते हैं जितनी जरूरत है। उनका मन भरा हुआ है, इसलिए बाजार का जादू उन पर नहीं चलता। पाठ का संदेश है कि संयम और आवश्यकता की पहचान ही असली सुख है। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2. बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? इस सारांश, समरी की सहायता से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में महत्वपूर्ण संकेत, हिंट्स मिलेंगे। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 3. चूर्ण बेचने वाले भगत जी का आचरण हमें परचेजिंग पावर के गर्व से बचने की क्या सीख देता है? 3. काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती। सारांश। ये संस्मरण विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व पर आधारित है। जब सूखा पड़ता है तो इंद्र सेना पानी मांगने निकलती है। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानते हैं, लेकिन उनकी जीजी इसे अर्घ्य दान मानती है। उनका तर्क है कि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता, त्याग ही फल देता है। लेखक अंत में वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष करते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती और गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। एक जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किन तर्कों के आधार पर सही ठहराया? 2. त्याग के बिना दान नहीं होता, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 3. गगरी फूटी बैल प्यासा के माध्यम से लेखक ने आज के सामाजिक राजनैतिक परिवेश पर क्या व्यंग्य किया है? 4. पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। सारांश। ये कहानी लुट्टन पहलवान के उत्थान और पतन की है। माता पिता के मरने के बाद उसने गरीबी और चुनौतियों से लड़कर राज पहलवान का पद पाया। जब राजा बदल गया तो उसे निकाल दिया गया। गांव में सूखा और महामारी हैजा फैली जिसमें उसके दोनों बेटे भी मर गए। ऐसी निराशा में भी लुट्टन की ढोलक की आवाज गांव वालों के अंदर जीने की संजीवनी शक्ति भरती रही। ये कहानी व्यवस्था के बदलने और लोक कला के संघर्ष को दिखाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। एक महामारी की विभीषिका के बीच ढोलक की आवाज मृतप्राय गांव में संजीवनी का काम कैसे करती थी? 2. ढोलक ही लुट्टन का गुरु थी, स्पष्ट कीजिए कि उसने कुश्ती के दांव पेंच ढोल से कैसे सीखे? 3. राज सत्ता परिवर्तन राजा साहब की जगह राजकुमार का आना ने पहलवान के जीवन को कैसे बदल दिया? 5. शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सारांश। लेखक ने शिरीष के फूल को अनासत योगी अवधूत कहा है। जेठ की जलती दोपहरी में भी यह फूल लहलहाता रहता है। लेखक इसे उन महापुरुषों जैसे गांधी जी का प्रतीक मानते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। ये पाठ हमें सिखाता है कि अधिकार की चाह और बुढ़ापा मनुष्य को जड़ बना देते हैं, जबकि शिरीष की तरह अजेय जिजीविषा जीने की इच्छा और कोमलता हमें जीवंत रखती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। एक लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? 2. कोमल और कठोर का अद्भुत समन्वय है शिरीष, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 3. आज के हिंसा और संघर्ष के युग में शिरीष हमें क्या संदेश देता है? 6. श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर
अंबेडकर सारांश। डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि भारत में जाति प्रथा श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का अमानवीय विभाजन है। यह व्यक्ति की रुचि और क्षमता की अनदेखी कर उसे जन्म के आधार पर एक ही पेशे में बांध देती है, जिससे बेरोजगारी और अरुचि बढ़ती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज में वे स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भाईचारा पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक पहुंच सके। महत्वपूर्ण प्रश्न। एक जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? 2 डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज की 3 अनिवार्य शर्तें क्या हैं? 3 जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं माना जा सकता? गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।